तो प्रॉपर्टी तो उसके नाम हो गई, लेकिन कंट्रोल आपके पास है, इनकम आपके पास आ रही होगी। तो ये टैक्स अवॉइडेंस कई दफ़ा इस तरह कराई जा सकती है। ये वाला नहीं ना कर रहा होगा, इसकी टैक्सेबल इनकम बढ़ रही होगी, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टी इनकम जो है टीआर में टैक्स स्लैब से कम आती होगी। अच्छा, अब इसमें करेंगे क्या? अब ये कुछ रूल्स बताए हैं उसने कि वेयर एनी प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू अनदर पर्सन बट एसेट रिमेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांसफर, रेंटल इनकम ऑफ सच प्रॉपर्टी विल बी ट्रीटेड एज द इनकम ऑफ द ट्रांसफरर। आपने प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर कर दी है दूसरे पर्सन को, लेकिन प्रॉपर्टी है आपकी, द एसेट रिमेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफरर। कैसे हो सकता है कि कंट्रोल उसके पास हो, ठीक है, उसके डिसीजंस, उसकी कंट्रोल्स, उसका रिस्क एंड रिवॉर्ड उसके पास हो हर लिहाज का। दे दी उसे, लीगली भी ट्रांसफर कर दी, लेकिन कंट्रोल उसके पास होगा, सही है। तो वो लॉ ये कहता है कि भाई ठीक है, आपने उसको ट्रांसफर तो कर दी है, लेकिन स्टिल क्योंकि कंट्रोल आपके पास है, आपकी अपरेंटली ट्रांजैक्शन से पता चल रहा है कि कंट्रोल आपके पास है, तो इसका मतलब ये है कि ये आप ही की इनकम है, ट्रांसफरर की इनकम है। इसके लिए उनको पूरी केस स्टडी करनी पड़ती है। वो देखते हैं कि पैसे आए कब, पैसे किसके अकाउंट में आए, तो वो प्रॉपरली उसकी इन्वेस्टिगेट करके अगले पर्सन को पकड़ते हैं। वैसे नॉर्मली तो नहीं पकड़ा जा सकता, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है, लेकिन एसेट आपकी ही प्रॉपर्टी रहे इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल्स, और या फिर इनकम उसकी आपको ही मिलती हो, तो फिर रेंटल इनकम ऑफ सच प्रॉपर्टी विल बी ट्रीटेड एज द इनकम ऑफ द ट्रांसफर। ट्रांसफर को ही यही समझा जाएगा कि ट्रांसफर की ही इनकम है। ये थोड़ा इसको ये समझे कि एक ही प्रॉपर्टी थी, एक ही प्रॉपर्टी थी, ए ने बी को ट्रांसफर कर दी, ए ने बी को ट्रांसफर कर दी, और बी ने आगे रेंट पे दे दी, बी ने आगे रेंट पे दे दी। अब रेंटल इनकम मिल किसको रहा होगा? बी को। लेकिन ये ट्रांजैक्शन ऐसी मैनिपुलेटिव की है कि कंट्रोल इसी का ही है प्रॉपर्टी पे। तो लॉ वाले कहेंगे कि एक्चुअली में ये रेंटल इनकम किसकी है? एक ही। लॉ वाले कहेंगे कि एक्चुअली में ये जो रेंटल इनकम है किसकी है? एक ही है, ऑल्दो बेशक उसने उसको ट्रांसफर की है। तो ये रेंटल इनकम जो है ये ट्रांसफरर की ही होगी, ट्रांसफरर। ये ऑब्वियसली ये अगर चीज़ उसने पूछी तो आईकैप ने तो उसको एक बाकायदा सिनेरियो बना के देना पड़ेगा, जिसमें आप ये जज करेंगे कि बेशक रेंटल इनकम इसको आ रही है, हो सकता है कि जैसे ही इसको आती हो ये इसको ट्रांसफर कर देता हो। अब प्रॉपर्टी इसके नाम पे है, लेकिन रेंटल इनकम कौन कमा रहा है? ए। इसको रही है, लेकिन ये आगे ट्रांसफर कर रहा है। मैं वही कह रहा हूँ ना, अभी आपको यही बता रहा हूँ ना कि रेंट ये देता हो इसको, ऑब्वियसली ये जैसे ही अपने पास रेंट आता हो इसको ट्रांसफर कर दे, ठीक है। यकम को इसको आया, दो को ये रेंट उठाया, इसको दे दे। लेकिन अब लीगली किसके पास है? बी के पास, लेकिन इनकम कौन कमा रहा है? ए। तो लॉ कहता है ये मेरी नजर में ट्रांसफर है ही, सही है, वो बैंक के थ्रू कर दे। ये उसके लिए मैं वही बता रहा था, इस केस को प्रूफ करने के लिए जो लॉ पर्सन होंगे उनको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगी, उन्हें डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ेंगे, बैंकिंग ट्रांजैक्शन देखनी पड़ेगी, ठीक है। हो सकता है किसी के कहने पे कि यार फलाना बंदा तो ऐसे ही करता है, इसकी मुखबरी करके कोई बंदा बता दे, तो इस केस को प्रूफ करने के लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा। लेकिन इन केस आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है ऐसा आईकैप की तरफ से कि ट्रांसफर तो कर दी है बी को और रेंट इनकम इसको आ रहा है, लेकिन अगले दिन ये इसको दे रहा है या इसी का कंट्रोल है अभी तक, तो हम यही समझेंगे कि रेंटल इनकम इसकी है, ऑल्दो वो किताबों में ट्रांसफर हो चुकी। आगे चले। इन केस ऑफ द रिवोकेबल ट्रांसफर, रिवोकेबल क्या होता है? मतलब कैंसिलेबल ट्रांसफर, ठीक है। इन केस ऑफ द कैंसिलेबल ट्रांसफर, प्रॉपर्टी इनकम इज ट्रीटेड एज ए इनकम ऑफ द ट्रांसफरर। अब ए ने बी को ट्रांसफर कर दी, लेकिन ये ट्रांसफर रिवोकेबल थी,
कि जब मर्जी इसको कैंसिल कर दे। अब उसे लीगली उसे ट्रांसफर कर दी, लेकिन उसने ये चीज मेंशन कर दी कि भाई ये जो मैं तुम्हें ट्रांसफर कर रहा हूं ये रिवोकेबल है, कभी भी कैंसिल हो सकती। तो इस केस में भी जो प्रॉपर्टी है वो किसकी रहेगी? ट्रांसफर। ये रिवोकेबल ट्रांसफर है। हाँ, इसकी एक एक्सेप्शन है और वो आगे है, द सेड रूल विल नॉट अप्लाई इन केस द ट्रांसफर इज इररिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफरी एंड द ट्रांसफर ड्राइव्स नो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम द इनकम। दो कंडीशंस पूरी हो जाए, जब ए बी को ट्रांसफर करे तो कहे कि ये तुम्हारे, जब तक तुम जिंदा हो तब तक मैं रिवोक नहीं करूंगा, जब तक तुम जिंदा हो तब तक मैं इस ट्रांसफर को रिवोक नहीं करूंगा और इससे इसकी इनकम का कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं उठाऊंगा। तो फिर इस केस के अंदर ये ट्रांसफर ही होगी। सही है? जनरल रूल समझ लें। जनरल रूल ये है, अगर ए बी को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करे तो फिर वो रिवोकेबल हो। एक तो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करे ए बी को और वो ट्रांसफर रिवोकेबल हो। तो जनरल रूल ये है कि रिवोकेबल ट्रांसफर को लॉ ट्रांसफर ही नहीं मानता। रिवोकेबल ट्रांसफर को लॉ ट्रांसफर नहीं मानता, तो प्रॉपर्टी हमेशा ट्रांसफरर की ही रहेगी। बेशक उसने ट्रांसफर कर दी है लेकिन वो रिवोकेबल। एक्सेप्शन क्या है कि ए प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते वक्त ये कह दे कि जब तक तुम जिंदा हो तब तक रिवोक नहीं कर सकता, तुम्हारे लाइफ टाइम में इसे रिवोक नहीं करूंगा, पहली बात। और तुम्हारे लाइफ टाइम में इसको रिवोक नहीं करूंगा, और दूसरी बात, इसकी इनकम का डायरेक्ट बेनिफिट नहीं लूंगा। इससे आगे इनकम कर दी ना, इसका डायरेक्ट बेनिफिट नहीं लूंगा। तो ये दो बातें अगर पूरी होंगी तो फिर ये ट्रांसफर ही है। ये सेकंड पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, लगी समझ भाई? क्लियर है? थर्ड पॉइंट, where a transfer property is transferred by a person to his spouse or minor child other than married daughter। ठीक है, अगर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया अपने स्पाउस को या माइनर चाइल्ड को, ये अंडरलाइन कर लें कि मैरिड डॉटर इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, अदर देन मैरिड डॉटर, और टू अनदर पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्पाउस और माइनर चाइल्ड या किसी और पर्सन को जिसका फायदा स्पाउस को या माइनर चाइल्ड को, प्रॉपर्टी इनकम विल बी ट्रीटेड एज द इनकम ऑफ द ट्रांसफर। अपने स्पाउस को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है तो इसका मतलब प्रॉपर्टी आप ही की है, बेशक स्पाउस को ट्रांसफर कर दी। माइनर चाइल्ड को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है तो इसका मतलब प्रॉपर्टी आपकी ही है, माइनर चाइल्ड की नहीं है। हाँ, अगर शादीशुदा बेटी को ट्रांसफर कर दी है तो फिर वो ट्रांसफर कंसीडर होगी, ठीक है। मैरिड डॉटर को अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है तो फिर वो ट्रांसफर कंसीडर होगी, वो प्रॉपर्टी उसकी ट्रांसफर हो जाएगी। माइनर चाइल्ड या स्पाउस को की है तो उसको वो ट्रांसफर नहीं समझता लॉ वाला, तो ठीक है किताबों में कर दी है लेकिन हमारी नज़र में प्रॉपर्टी आपकी है, ठीक है। वो टैक्स अवॉइड करने के लिए उनको देते हैं ना। हाँ, लेकिन however in case the transfer is for adequate consideration in connection with an agreement to live apart। हाँ, अगर आपने ट्रांसफर इस किसी पैसों के तहत की है, एडिकेट कंसिडरेशन ली है उस ट्रांसफर की, जरूरी नहीं हो पैसे हो, इन काइंड भी हो सकता है, या फिर ट्रांसफर इस तरह से लिया है कि इन कनेक्शन विद एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, कि मियाँ बीवी सेपरेट हो गए और उन्होंने ये कहा कि हमने अब अलग-अलग लेना है तो ये प्रॉपर्टी तुम्हारी और ये प्रॉपर्टी तुम्हारी। हाँ, अगर इन दो कंडीशंस के तहत ट्रांसफर हुई है तो फिर वो ट्रांसफर है। ये वाली सेकंड वाली बात तो हमने पढ़ी हुई थी ना पहले भी, ठीक है। तो पहली बात जो थी, इन जनरल रूल, इसको याद रखें, अगर माइनर चाइल्ड को या स्पाउस को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे तो वो ट्रांसफर कंसीडर नहीं होती। लीगली हो जाएगी ट्रांसफर लेकिन ये लॉ उसको ट्रांसफर नहीं मानता। लेकिन अगर वो ट्रांसफर कॉन्सिडरेशन लेके की है, एडिकेट कॉन्सिडरेशन लेके, तो फिर वो ट्रांसफर है। हस्बैंड ने अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर दी विदाउट एडिकेट कॉन्सिडरेशन, तो कहता है भाईजान ये ट्रांसफर नहीं है, हस्बैंड की ही प्रॉपर्टी है। हाँ, लेकिन अगर हस्बैंड कहे कि भाई 2 करोड़ की चीज़ है, अपनी बीवी को कि 2 करोड़ दो, फिर ये ट्रांसफर ले लो, ये प्रॉपर्टी ले लो,
तो कहेगा ठीक है फिर सही है, फिर ये ट्रांसफ़र हो गई, अब उसकी बीवी की है। ठीक है, लगी बातों की समझ। ये सिचुएशंस वहां पे अराइज होंगी जहां पे आपने एसेट को प्रॉपरली ट्रांसफर तो कर दिया है, लेकिन लॉ की नजर में वो एसेट किसका है? ट्रांसफरर का। बेशक उसकी इनकम ये बंदा जिसको ट्रांसफर मिल रहा है ये ले रहा है, लेकिन लॉ की नजर में वो एसेट किसका है? ट्रांसफर। जो अगला पैराग्राफ है वो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर रहा है ट्रांजैक्शंस को, बल्कि और मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है। वो कहता है ये जो एडिकेट कंसिडरेशन है ये क्या है? एडिकेट कंसिडरेशन क्या है? अभी हमने पढ़ा ना कि अगर हस्बैंड ने बीवी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी और प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते वक्त हस्बैंड ने बीवी से करोड़ रुपया ले लिया, तो एडिकेट कंसिडरेशन ले ली तो ये ट्रांसफर होगी। लेकिन ये एडिकेट कंसिडरेशन है क्या? वो कहता अगर इस ट्रांसफर से पहले हस्बैंड अपनी बीवी को करोड़ रुपया बैंक अकाउंट में खुद ट्रांसफर करके कहे कि यार ये लेके प्रॉपर्टी वही मुझे वापस कर दो, तो भाई ये तो एडिकेट कंसिडरेशन ही नहीं है, ये तो फिर एडिकेट कंसिडरेशन ही नहीं है। मतलब आप पहले से खुद दे रहे हो और फिर कह रहे हो ये प्रॉपर्टी मेरे से खरीद लो, तो ये उसकी एडिकेट कंसिडरेशन समझी नहीं जाएगी। इफ द प्रॉपर्टी हैज बीन एक्वायर्ड बाय द ट्रांसफरी, अगर बीवी या स्पाउस या हस्बैंड जो है वो प्रॉपर्टी को एक्वायर करे विद फंड्स, उन फंड से प्रोवाइडेड बाय द ट्रांसफरर, जो ट्रांसफरर ने प्रोवाइड किए, द ट्रांसफर विल नॉट बी कंसिडर्ड एज मेड फॉर एडिकेट कंसिडरेशन। तो हम ये समझेंगे कि ये एडिकेट कंसिडरेशन के तहत ट्रांसफर नहीं हुई। ठीक है, द ट्रांसफर विल आल्सो नॉट बी एक्सेप्टेड इफ इट इज नॉट एविडेंस्ड बाय द रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन वेयर एवर इज रिक्वायर्ड। अगर उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई तो हम ट्रांसफर को ट्रांसफर नहीं समझेंगे। ठीक है, बताता हूँ, सारे दोबारा बताता हूँ। ठीक है, पहले दो पॉइंट्स अपैरेंटली सिंपल है, तीसरा पॉइंट थोड़ा सा इतना मुश्किल है नहीं जितना समझ रहे हैं, सीधी सीधी बात है। ए ने, हस्बैंड ने वाइफ या माइनर चाइल्ड को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। ठीक है, वाइफ या माइनर चाइल्ड को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। लॉ कहता है ये ट्रांसफर ही नहीं है। लॉ क्या कहेगा? ये ट्रांसफर नहीं है। प्रॉपर्टी किसकी है अभी तक? ए की। पहला पॉइंट। हाँ, वो कहे कि अगर ए ने मैरिड डॉटर को ट्रांसफर कर दी तो ये ट्रांसफर है, तो ये फिर ट्रांसफर है। इस केस में प्रॉपर्टी किसकी कंसीडर की जाएगी? मैरिड डॉटर की। ठीक है। हाँ, अगर ए ने बी को एडिकेट कंसीडरेशन लेके उसकी जो कंसीडरेशन बनती थी, एडिकेट जो बनती थी, वो कंसीडरेशन लेके प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, तो लॉ कहता है कि अब प्रॉपर्टी किसकी हो गई? बी की। ठीक है। लेकिन बाद में पता चला बी ने जो एडिकेट कंसीडरेशन दी वो इसको ए ने ही दी थी, ए के फंड से ही दी थी, तो फिर ये प्रॉपर्टी किसकी रहेगी? ए। ठीक है, अब लगी समझ? अब लगी समझ? और अगर जिस ट्रांसफर की कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुई तो वो ट्रांसफर कंसीडर नहीं की जाए। हाँ जी, मैरिड डॉटर भी एक्सेप्शन है। अगर एडिकेट कंसीडरेशन नहीं है तो तब भी वो आ जाती है। हाँ, मैरिड डॉटर की बात की जाए, उसमें ये बात समझी जाती है ना कि मैरिड डॉटर की केस में उसकी वो पोजेशन बिल्कुल ही खत्म हो जाती है।
इन करेक्शन विद एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, ये आप लोगों को पहले बताया हुआ है मैंने कि ये तो मैंने बात की ना, अगर एडिकेट कॉन्स्टिट्यूशन की तहत दी जाए तो तब भी ट्रांसफर है, या फिर आप दोनों ने, इन दोनों ने फैसला कर लिया कि हमने अलग-अलग रहना है, इन दोनों ने फैसला कर लिया हमने अलग-अलग रहना है, और उसने कहा फलाना एसेट तुम्हारा फलाना एसेट मेरा, तो तब भी ये ट्रांसफर ही है, ठीक है। इन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, कि हम अलग-अलग रहेंगे आज के बाद से खुशी खुशी और अलग-अलग, तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर होगा, ठीक है। अच्छा, चेंज इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन एओपी, ये जो 3.2 है ये मैं आपको एओपी के अंदर पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, कि अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज आ जाता है तो जो इनकम है उसके रेट को पोर्शन किया जाएगा कि टाइम बेसिस के बेस के ऊपर, ये मैं उसमें आपको पढ़ा चुका हूँ। डिसकंटिन्यूअस ऑफ बिजनेस और डिसोल्यूशन ऑफ एन एओपी, ये भी एओपी के अंदर हम पढ़ चुके हैं। ये 3.4 आई थिंक नहीं पढ़ा, सक्सेशन टू बिजनेस अदरवाइज देन ऑन डेथ, हमने ये पढ़ा था कि मरने के बाद जो उसकी लायबिलिटीज हैं वो किसके पास जाती हैं, बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा था अगर आपको याद हो, लीगल आयर्स के पास चले जाती है ना, ठीक है। तो ये कुछ और बात है, ये है सक्सेशन टू बिजनेस अदरवाइज देन ऑन डेथ, बंदा मरा नहीं है लेकिन उसका बिजनेस किसी और के पास चला गया, बंदे की डेथ नहीं हुई लेकिन बिजनेस किसी और के पास चला गया। Where a person carrying on a business or a profession has been succeeded in any tax year by another person, आपका बिजनेस टैक्स ईयर में किसी और पर्सन ने ले लिया, एक्वायर कर लिया, ठीक है। इधर कितने ब्रांड्स खुलते हैं और 3 माह 4 माह बाद वो कोई और पर्सन एक्वायर कर लेता है, ठीक है। तो आपके बिजनेस को किसी और ने एक्वायर कर लिया, सक्सीड कर लिया। Here in this section refer to as predecessor and successor respectively, इस सेक्शन के अंदर वो बात कर रहा है, एक का नाम प्रीडिसेसर है और एक का नाम सक्सेसर है। सक्सेसर कौन होगा, जिसको ट्रांसफर हुआ है, प्रीडिसेसर को जिसने ट्रांसफर किया, ठीक है। अदरवाइज देन ऑन डेथ ऑफ द प्रीडिसेसर की डेथ के अलावा, एंड द सक्सेसर कंटिन्यूज टू कैरी ऑन दैट बिजनेस और प्रोफेशन, और जिसको वो बिजनेस मिला है वो उसे कंटिन्यू भी कर रहा है। आपका चलता चलाया बिजनेस किसी पर्सन ने ले लिया, किसी बंदे पर्सन को ट्रांसफर कर दिया और वो उसको कंटिन्यू भी कर रहा है, क्या होगा, द प्रीडिसेसर शैल बी लायबल टू पे टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम ऑफ द टैक्स ईयर इन विच द सक्सेशन टुक प्लेस अप टू द डेट ऑफ सक्सेशन एंड ऑफ द टैक्स ईयर और ईयर्स प्रीसीडिंग दैट ईयर। 31 दिसंबर 2023 को बिजनेस किसी और ने हैंड ओवर कर लिया, 31 दिसंबर 2023 को, तो जो प्रीडिसेसर है जिसका बिजनेस हैंड ओवर किया है वो टैक्स का जिम्मेदार है, कब से कब तक, 1 जुलाई 23 से 31 दिसंबर 23 तक, ठीक है, जब तक उसके पास बिजनेस था। द सक्सेसर शैल बी लायबल टू पे टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम ऑफ सच टैक्स ईयर आफ्टर द डेट ऑफ टैक्स सक्सेशन, 1 जनवरी 2024 से लेके 30 जून 24 तक के टैक्स का जिम्मेदार कौन है, सक्सेसर, सही है। आगे चले, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग मेंशन्ड अबव वेयर द प्रीडिसेसर कैन नॉट बी फाउंड, उसने प्रीडिसेसर जो था जिसका बिजनेस था हैंड ओवर किया, हैंड ओवर करके दौड़ गया, हैंड ओवर करके बिजनेस दौड़ गया, कैन नॉट बी फाउंड नहीं मिल रहा, द टैक्स लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द टैक्स ईयर इन विच द सक्सेशन टुक प्लेस up to the date of succession and of the tax year or years preceding that year shall be that of the successor in like manner and to the same extent, and it would have been that of the predecessor, and all the provision of this ordinance shall so far or as may be apply accordingly। सादा सी बात कर रहा है, अगर एक पर्सन अपना बिजनेस हैंड ओवर करके दौड़ जाए, 31 दिसंबर को बिजनेस हैंड ओवर किया 2023 को और दौड़ गया, मिल ही नहीं रहा, घर गया कहते बाहर गया, बाहर गया तो कहते घर गया, मिल ही नहीं रहा, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि वो टैक्स वाले कहेंगे भाई उस पर्सन के उस साल की और पिछली जिम्मेदारी भी सक्सेसर के ऊपर है, टैक्स जमा करा देंगे, ठीक है। टैक्स लायबिलिटी प्रीडिसेसर की किस पे फॉल कर जाएगी, सक्सेसर के। वजह वो कहते हैं भाई ऐसे पर्सन से आप बिजनेस लें जिसका नस्ल का आपको पता हो, नस्ब का पता हो,
उसके सारे जो है अड्डों का पता हो कि दौड़ के किधर जाएगा, ठीक है, ताकि अगर वो भाग जाए तो आपको पता हो कि इसको पकड़ के कहाँ से लाना है। तो कहते हैं यानी कि प्रॉपर सिक्योरिटाइज करके किसी का बिजनेस एक्वायर करें। ये लायबिलिटी प्रीडिसेसर के ऊपर डालें, सक्सेसर के ऊपर डालें। Where any tax payable under this section in respect of such business or profession cannot be recovered from the predecessor, it shall be recoverable from the successor, who shall be entitled to recover from the predecessor. बिजनेस का जितनी भी टैक्स की लायबिलिटी है वो सक्सेसर से ली जाएगी। हाँ, अगर फ्यूचर में वो प्रीडिसेसर मिल गया तो सक्सेसर उसे रिकवर करा सकता है, सक्सेसर उसे रिकवर करा सकता है। लें जी, ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे जो ये पूछ सकता है वो, और ये यहाँ पे हमारा ख़त्म हुआ। कितना पावर है, इतना कुछ पूछेगा। अच्छा जी, मैंने आपको कल व्हाट्सएप किए थे कुछ, ये ना कीजिएगा कि पढ़े कि नहीं पढ़े, नहीं पढ़े। कुछ आप लोगों को मैंने इंफॉर्मेशन के लिए चीज़ें भेजी थी। बोनस शेयर्स का ट्रीटमेंट मेरा आपके साथ पेंडिंग था, मुआहिदा था कि मैं करके आपको बताऊंगा। अच्छा जी, अब ये ट्रीटमेंट आपने ज़रा गौर से सुनना है, इस पे लोगों के इतराज़ भी हैं। पहला इमेज जो मैंने आपको भेजा है उसमें जो हाईलाइटेड है, बोनस डिविडेंड ऑफ 2000 शेयर्स फ्रॉम एम्बिशियस लिमिटेड, अ कंपनी लिस्टेड ऑन द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। The fair market value of the AL share on the date of entitlement of the bonus share and on 30th June were 25 and ₹20 respectively. ये recent question है 2023 का, आई थिंक मार्च 23 का। उसके अंदर ये बात आई थी कि एक पर्सन जिसकी हम टैक्स लायबिलिटी बना रहे हैं उसको कंपनी की तरफ से बोनस शेयर मिले हैं, ठीक है। आई कैप ने इसका ट्रीटमेंट क्या करता है, आई कैप की क्या इसकी ट्रीटमेंट आई। ये जिस पर्सन को मिले हैं वो सैलरीड पर्सन है और ये सैलरी का न्यूमेरिकल है, ठीक है। इनकम फ्रॉम सैलरी में जब बोनस मिला तो इनकम फ्रॉम सैलरी में उसने इस बोनस की कोई ट्रीटमेंट नहीं की, ठीक है। इनकम फ्रॉम सैलरी में बोनस की आई कैप ने इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं की। बोनस मिलने पे कोई ट्रीटमेंट नहीं की। हाँ, अब इसके अंदर ये नहीं बताया था कि उसने इन बोनस शेयर को बेचा या नहीं बेचा, तो अगर वो बेच देता बोनस शेयर को तो फिर उसकी ट्रीटमेंट इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में आ जानी थी। बेचने पे वो कैसे होनी थी, कंसीडरेशन रिसीव्ड लेस कॉस्ट, ठीक है। क्योंकि उसने बताया नहीं कि वो बोनस बेच रहा है, शेयर्स बेच रहा है। अगर बेच देता तो फिर हम उसको कैपिटल गेन में ले जाते। तो ये आई कैप का ट्रीटमेंट है। इस क्वेश्चन में तो ये ट्रीटमेंट नहीं लिखा हुआ, इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ट्रीटमेंट आ रहा है सोल्यूशन में। चाहिए लगे समझ, यहां तक लगे समझ बात की। अभी आगे चलेंगे हम, ये कैसे निकलेगी ये अभी बताऊंगा। बोनस शेयर्स के केस में ये कैसे निकलता है ये भी बताऊंगा अभी। फिलहाल जनरल ट्रीटमेंट ये है, अगर बोनस शेयर्स मिले सैलरीड के पर्सन को तो सैलरी में कोई ट्रीटमेंट नहीं, और बेचते टाइम उनका जो डिफरेंस है वो कैपिटल गेन में जाएगा। हाँ जी, हौसला करें, मैं कह तो रहा हूँ, मुझे चलने तो दें आगे। सही है, ये ट्रीटमेंट आई कैप ने किया है। अब इसके ऊपर एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन है, वो ये है कि पिछले बजट के अंदर हमारी हुकूमत ने ये कहा था कि जो कंपनी किसी पर्सन को बोनस शेयर देगी उस पे 10% टैक्स काट के देगी। ये नई एक इसके अंदर चेंज आया था पिछले बजट में कि कोई कंपनी अगर किसी को बोनस शेयर देगी तो 10% टैक्स काट के देगी, विद हेल्ड करके देगी। जिस तरह कोई डिविडेंड देता है तो 15% विद हेल्ड करता है ना,
तो इसमें कहा था कि 10% विदहेल्ड किया जाए। हाँ, अगर क्वेश्चन में आपको ये बताया है कि बोनस शेयर मिला और उसके ऊपर 10% टैक्स विदहेल्ड कर लिया है, अगर ये कह दिया क्वेश्चन में कि जी बोनस शेयर मिला है और उसमें 10% टैक्स विदहेल्ड कर लिया है, तो फिर हम इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ले जाएंगे, क्योंकि ये फिर एफटीआर बन गया, ये फिर एफटीआर बन जाएगा। कंपनी ने फिर इसको अगर 10% टैक्स काट के आपको बोनस शेयर दिया तो फिर ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाएगा और ये एफटीआर के मद में जाएगा। इसे हम फाइनल टैक्स रिजीम कह देंगे। बल्कि असूल की तौर पे देखा जाए तो एफटीआर किसी हेड ऑफ इनकम में नहीं आता, लेकिन हमें यहाँ पे इसको करना पड़ेगा। तो एफटीआर बोनस शेयर, तो ये जो क्वेश्चन आया था ना, इस क्वेश्चन में अगर कोई स्टूडेंट ये भी कर देता ना कि इसको 2000 बोनस शेयर मिले हैं और 2000 बोनस शेयर में इसने कहा था कि मार्केट वैल्यू कौन सी है, 25 रुपए की और 20 रुपए की, यानी कि जिस दिन मिला उस दिन 25 रुपए की मार्केट वैल्यू है और 30 जून को 20 रुपए है। तो हमने मार्केट वैल्यू वो लेनी होती है जिस दिन बोनस शेयर मिला। तो अगर कोई स्टूडेंट ये भी ट्रीटमेंट कर देता ना कि 2000 का बोनस शेयर है, 25 रुपए के लिहाज से इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ले जाए और नीचे ये नोट दे दे कि भाई क्योंकि एफटीआर बोनस इनकम को हम एफटीआर इनकम कर रहे हैं और इस पे कंपनी ने टैक्स 10% विदहेल्ड कर लिया है, तो ये भी ट्रीटमेंट ठीक है। लेकिन आईकैब ने इसकी ट्रीटमेंट ये की है, क्वेश्चन में आईकैब ने इसकी ट्रीटमेंट ये की है। तो मेरी एडवाइस आपको ये है कि जहां पे 10% नहीं काटा या उसने नहीं बताया, आप इसकी ये ट्रीटमेंट करें और एक छोटा सा नोट दे दें, क्योंकि कंपनी ने 10% टैक्स विदहेल्ड नहीं किया बोनस देते वक्त, तो हम इसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एफटीआर में नहीं लेके जा रहे, बल्कि इसको इनकम फ्रॉम सैलरी में कोई ट्रीटमेंट नहीं और बेचते टाइम इसको कैपिटल गेन में ले जाएंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इसका नोट दे दें, ट्रीटमेंट यही कर ले। और अगर वो कह दे कि जी कंपनी ने जब बोनस शेयर दिया है और बोनस शेयर देते टाइम 10% टैक्स विदहेल्ड कर लिया है, तो फिर आप इसको चुप करके एफटीआर इनकम में ले जाए। तो ये अगर कंपनी देगी तो वो अपने शेयर होल्डर्स को देगी और इनकम फ्रॉम सैलरी में तो वो अपने एम्प्लॉय को देगी। वो फिर एम्प्लॉय शेयर स्कीम होती है, ये किसी और कंपनी, आपका एम्प्लॉय किसी और कंपनी के शेयर भी तो ले रहा होता है ना। ये सवाल इस स्टेज पे बनता नहीं है। वैसे अगर कंपनी अपने एम्प्लॉय को शेयर्स देती है, वो एम्प्लॉय शेयर स्कीम के तहत आते हैं। ठीक है, वो एम्प्लॉय शेयर, ये कौन सा बोनस है, ये तो किसी और कंपनी का है ना। मैं काम कर रहा हूं एबीसी कंपनी में, मैंने शेयर्स खरीदे एक्सवाईजी कंपनी के, तो एक्सवाईजी कंपनी बोनस दे रही है ना, एबीसी थोड़ी दे रही है। ठीक है, लगे समझ? अब क्लियर है ट्रीटमेंट? ठीक है, क्लियर है जी ट्रीटमेंट। अब ये आपकी ये इसकी ट्रीटमेंट बनती है। पर्सनली तौर पे मैं इस ट्रीटमेंट पे कन्विंस्ड हूँ, लेकिन मुझे प्रॉब्लम ये है कि आईकैब ने ये ट्रीटमेंट दिया है। तो मेरी इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन भी हुई है, स्कैन्स के प्रिंसिपल के साथ भी कल भी हुई है डिस्कशन। तो मैं फिर एंड पे इसी कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ कि अगर तो टैक्स काट लिया 10% विदहेल्ड कर लिया है, तो फिर आप इसको इसमें ले जाएं। अगर विदहेल्ड नहीं किया तो इसमें ले जाके नोट जरूर दे दें कि आपको इस ट्रीटमेंट का पता है। ठीक है, नोट जरूर दे दें कि इसको बोनस में यहाँ लेके गया कि आईकैब ने इस चीज़ का था। अच्छा, ये तो था इसका ट्रीटमेंट। प्रॉब्लम इसमें भी एक और प्रॉब्लम है जो मैं आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बता रहा हूं कि ये जब बेचना है ना, तो इसकी बेचने की ट्रीटमेंट अभी तक लॉ ने नहीं सही तरह से बताई, क्योंकि पिछले साल की अमेंडमेंट है, तो लोगों ने भी बेचे ही नहीं है, तो बेचेंगे तो पता चलेगा। तो शायद इस वजह से इसको भी इतना अभी वो कंसिडर नहीं किया जा रहा। तो इसके बेचते टाइम पे कॉस्ट क्या रख रही है ये भी नहीं पता। ऑब्वियसली फिर कॉस्ट यही रखेंगे, लेकिन नॉर्मली कॉस्ट रखनी नहीं चाहिए। बहरहाल आप लोगों की अप्रोच तक ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना खुद को। अगर टैक्स काट लिया तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में एफटीआर में बोनस में ले जाए, 10% टैक्स इसका
FTR में जाएगा, 10% लिखा होगा या वो बताएगा। अगर नहीं कुछ बताया तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में बोनस की कोई ट्रीटमेंट ना करें, बोनस शेयर्स की प्लीज।